हमने देखा था आपकी G20 का आयोजन भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया गया था, उसकी भी तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बतौर उपराज्यपाल ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो अब आप यहाँ से पाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी या काम मिले उसको निष्ठा, ईमानदारी और पूरी क्षमता से करना चाहिए, इसी में संतोष होता है और वही कोशिश मैं करता हूँ। कुछ पाने के लिए काम किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये सोच कभी नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। पिछली बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गए थे दर्शन करने के लिए। जी, पिछली बार का आंकड़ा 12 वर्ष में सबसे ज्यादा श्रद्धालु गए थे जी। इस बार यात्रा का जो ड्यूरेशन है वो केवल 38 दिन का है, केवल और पहलगांव की घटना के बाद यात्रा हो रही है। बावजूद इसके आज 2 लाख का आंकड़ा हम पार करने जाए। 3 जुलाई को शुरू हुई थी यात्रा, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर से वहां पर यात्रा की इजाजत वो बड़ा सोच समझ करके कंसीडर डिसीजन था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ड्रोन और बाकी चीजें देखी गई, बिल्कुल, और देश के कई स्थानों पर जिस तरह से हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं हुई, सोच समझ करके ये फैसला लिया गया कि श्रद्धालु जाएंगे ही। और सुविधाओं में हमने काफ़ी बढ़ोतरी पिछले 3-4 सालों में कराई है। जो दोनों तरफ से आप कहीं अगर जाएंगी तो देखेंगी 4 फीट 5 फीट चौड़ी सड़क होती थी, अब चाहे वो बाल्टा लेक्सी से जाएं तो 12 फीट चौड़ी सड़क, अच्छा, चंदनबाड़ी से जाएंगी तो 12 फीट चौड़ी सड़क। बिजली माने ग्रिड पावर इधर से माने बाल्टा लेक्सी से वहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। होली केब तक, होली केब से पंचतरणी तक आ गई है, पंचतरणी से यहाँ तक दूसरी एक्सिस तक, वहाँ भी अगले साल आ जाएगी। इसके टेंडर हो रहे हैं। यात्री निवास हमने कई बनवाए हैं जहाँ सुविधापूर्वक लोग रह सकते हैं। इसमें हमारे कई लोगों ने सहयोग किया है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा का इंतजाम हो, यात्री सुविधाओं का, इसमें पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्राइन बोर्ड, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की आवाम ने दिल खोल करके यात्रियों का स्वागत किया है। बिल्कुल, दिल खोल करके स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से ज़्यादा चलती है। सरकार और प्रशासन के सहयोग के साथ साथ यहाँ के लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। हमने देखा था जब योगा डे का यहाँ पर आयोजन किया गया था, बहुत बड़ी तादाद में जो कश्मीरी महिलाएं हैं वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करने आई थी। तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है सरकार? आप देखें तो यहाँ की महिलाओं में हुनर बहुत है। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर में देखिए, एजुकेशन में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, तो बड़ी संख्या में महिलाएं, मैं कहूँ कि आगे बढ़ रही हैं। और विमेन लेड डेवलपमेंट जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसका एक अच्छा बेहतर नमूना आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तन का आपने जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ चुनौतियां, क्योंकि अनंतनाग, बारामूला, कई ऐसे हिस्से जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे, संवेदनशील इलाके माने जाते थे। अगर आज मैं बात करूं तो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर बतौर उपराज्यपाल आपको ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस होती है? एक ही क्षेत्र है जहां ध्यान देने की जरूरत है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ। जो आतंकवादी हैं उनसे कैसे निपटाया जाए। बाकी मैं समझता हूँ कि अवाम अब उसको ये भरोसा हो गया कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान हमारे हितों पर बराबर चोट पहुंचाएगा। लेकिन तमाम उपलब्धियों का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, 5 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन, उधर विपक्षी दल का कहना है कि ये तो निरंतर प्रक्रिया है विकास की। सही है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और इतिहास मूल्यांकन करेगा। लोग तुलना करेंगे कि 5 सालों में क्या हुआ, उसके पहले के सालों में क्या हुआ। मैं खुद कहूँ ये अच्छी बात नहीं है। आपने संसद की बात की, संसद से ही 370 को हटाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की ओर से अब देखिए सदन के भीतर उसको वापस लेकर आएंगे, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। बीजेपी के लोगों ने बायकॉट कर दिया था। 370 पर वो अडिग हैं कि हम इसको किसी भी हाल में, जब ताकत हमारे पास आएगी, ला कर रहेंगे। ये उनका एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ कि देश की संसद ने 370-35 को समाप्त किया और हमारी सर्वोच्च अदालत ने उस पर वैधता की मुहर लगा दी। दोबारा से अब 370 की वापसी संभव नहीं है, जैसा कि दावा करते हैं विपक्षी दल। मैं कोई किसी के दावे पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि लैंड ऑफ द लॉ जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसने उस पर वैधता की मुहर लगा दी है।
जब हम लोग खुद पहले आते थे यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए तो इंडियन मीडिया कह के हम लोगों को संबोधित किया जाता था। पत्थरबाजी की घटनाएं, लाल चौक से बहुत मुश्किल है कि आप कभी भी वहां पर खड़े होकर लाइव कोई कार्यक्रम कर सकें, लेकिन अभी वहां पर हालात काफी ज्यादा बेहतर हैं। तिरंगा शान से लहराता हुआ वहां पर दिखाई देता है क्लॉक टावर के ऊपर। मुझे लगता है कि असली ब्रांड एम्बेसडर तो आपको होना चाहिए। मोदी जी की सरकार में 5 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ, अब ये शब्द कोई जम्मू कश्मीर में प्रयोग करेगा ऐसा बड़ा मुश्किल है। जी, हम लोगों ने खुद जो देखा है, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब बहुत भयानक बाढ़ आई हुई थी 2014 में, मैंने उस समय भी यहाँ पर आकर कवरेज की थी और मैंने हालात यहाँ के देखे थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन यकीनन यहाँ पर हुआ है। लेकिन रोजगार, हालांकि एक बहुत अच्छी भी चीज है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस हिस्से में लगते हों, युवाओं को बरगलाकर उनसे इस तरह के स्लोगन वहां पर करवाए जाते हों, लेकिन अब वही युवा रोजगार की बात करता है। वो कहता है कि रोजगार देने में अभी पूरी तरह से कामयाबी आप लोगों को नहीं मिली है। कि ये बड़ा परिवर्तन है कि युवा रोजगार की बात करे। और युवा पत्थरबाजी की बात नहीं करता, हथियार की बात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बड़ा परिवर्तन है। और जब मुझे लगता है कि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तभी ये सब संभव है। जब लोगों को लगता है कि नहीं काम हो रहा है, तब अपेक्षा बढ़ती है, आकांक्षा बढ़ती है। ये सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 40-42 हज़ार से ज़्यादा सरकारी पद भरे गए। और एक बात का संतोष है कि योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर भरे गए, किसी की सिफारिश पर नहीं भरे गए। दुनिया के किसी देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिला है, HADP एग्रीकल्चर की, उसके कारण रोजगार मिला है, टूरिज्म के कारण बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर प्रशासन की, उसमें आपको जानकर खुशी होगी, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है और ये लगातार 3 वर्षों तक देश में नंबर 1 रहा है जी। व्यक्तिगत रोजगार देने में, यूनिट एस्टेब्लिश करने में। आपको ध्यान होगा पीछे भी जब आप आई थी तो बैक टू विलेज करके एक कार्यक्रम चलाते थे। बिल्कुल। उसमें एक लक्ष्य होता था कि गांव से नौजवान को आइडेंटिफाई करना, नवयुवती को आइडेंटिफाई करना, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाना, हैंड होल्डिंग करना और उसे इंटरप्रेन्योर बनना। ऐसी बड़ी संख्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8-9 लाख महिलाएं अच्छा व्यापार कर रही हैं जी। एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगी, GI टैगिंग, QR कोड का बड़ा लाभ मिला। वो कालीन, कारपेट हो, पश्मीना हो या हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया है। तो कई फ्रंटों के कारण मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है और पर्यटन अकेले बड़े सारे लोगों को रोजगार देता है। आमतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिस तरह का आपका रिश्ता है, बहुत आत्मीयता का, हमने हाल ही में देखा था जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे वंदे भारत के उद्घाटन के कार्यक्रम में, उन्होंने जम्मू कश्मीर को बड़ी सारी सौगात भी थी। उस समय भी उन्होंने आपके कामकाज की तारीफ की। गृह मंत्री भी कई मौकों पर कर चुके हैं। तो उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एक सफल 5 सालों का आपका टेन्योर रहा। अब इसके आगे मनोज सिन्हा जी, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। वो अपने सहयोगियों या अपने अधीनस्थ लोगों के कामकाज की सराहना करते हैं, जिससे हौसला बढ़ता है। और उनके मार्गदर्शन में बड़ी कुछ चीज़ें हमने हासिल की हैं, उपलब्धि के तौर पर भी ये बहुत कुछ सीखा है। गृहमंत्री जी निरंतर जम्मू कश्मीर पर पैनी निगाह बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और बार बार आकर के ढेर सारी ऐसे निर्णय उन्होंने किए जिससे जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। मनोज सिन्हा जी, इसके पहले आप सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन 5 सालों का ये जो कार्यकाल रहा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों से लगातार ये पूरा हिस्सा हमेशा पीड़ित रहता था। आए दिन हम लोग खुद पत्थरबाजी की घटनाओं की खबरें पढ़ते थे, वो ब्रेकिंग न्यूज़ हर रोज सुबह 9 बजे चला करती थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बतौर उपराज्यपाल यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या पेश आई है? मैं जब आया था तो मुझे 2 बातें समझ में आई। एक कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए। और मैं आज बहुत संतोष से बात कहना चाहता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दोनों लक्ष्य हमने प्राप्त किया है।
ये बिल्कुल सही बात है कि कश्मीरियत और जमहूरियत जिसकी बात अक्सर अखबारों में या किताबों के पन्नों में छिपी रहती थी, उसको मनोज सिन्हा जी ने यहाँ धरातल पर उतारने का काम किया है। आप जाएंगे लाल चौक का पूरा इलाका देखें, आपने वहां पर कई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। तिरंगा यात्रा की अलग अलग तस्वीरें पूरे देश के लिए भावनात्मक तौर से एक अलग ही कहानी बयां करती थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार रहे 20-20, 25-25 सालों से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं रहा, उनको भी नौकरी देने का काम आपकी ओर से किया गया है। इस पर मैं चाहूंगी, बारामूला में जाकर आपने नियुक्ति पत्र बांटे, तो अब लोग पूछेंगे कि इतना समय क्यों लग गया? अब जब 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं तब जाकर आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सच है। देखिए, यहाँ सरकारी कानून है जी, जिनकी मृत्यु आतंकवादी हिंसा में हुई उन्हें सरकारी नौकरी देना, और गृह मंत्रालय उन्हें आर्थिक सहायता भी देता। अभी पुंछ या बाकी जगहों पर जो सेलिंग हुई अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जी, उसमें जो लोग मृत हुए थे उनको भी देश के माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के नियुक्ति पत्र दिया था। मैं इसे अपनी कमी मानता हूँ कि मुझे ये बात किसी ने ध्यान में नहीं लाई। आज से 7-8 महीना पहले मैं टेरर विक्टिम फैमिली से ही राजभवन में मिला था। उनसे बातचीत के दौरान जो बात निकल के आई वो ये आई कि एक किसी व्यक्ति की हत्या हुई, उसके 3 बच्चे थे, एक को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गया, 2 बच्चे परेशान हैं। जी, मैं उस लाइन पर सोच रहा था कैसे इनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास कैसे किया जा सकता है। 29 जून को मैं पहलगांव जा रहा था अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा के लिए। ये आप आज कार्यक्रम में थी, वहाँ कुछ नौजवान हैं यहाँ के जो इसके लिए काम कर रहे थे, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के नौजवान। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अनंतनाग में हम लोग साउथ कश्मीर के टेरर विक्टिम फैमिलीज को जुटाते हैं, आप जरा उनसे मिलते हुए जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं मिला, वहाँ एक बच्ची खड़ी हुई और उसने जब अपना दर्द बयां किया कि मेरे पिता SPO थे, आतंकवादियों ने उन्हें भून दिया, मेरी माँ भीख मांग करके मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण किया, 10 साल तक हमारे रिश्तेदार और हमारे समाज के लोग भी हमको नहीं पूछते थे। तब मेरे ध्यान में ये बात आई। फिर आकर के यहाँ हमने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और 4-5 फैसले हम लोगों ने किए। एक, वाजिब जिनका हक है नौकरी का उन्हें नौकरी देना, आर्थिक सहायता जिनको मिलनी चाहिए तो नहीं मिले उन्हें आर्थिक सहायता मिले। तीसरा, ऐसा भी संभव है कि एक को नौकरी मिल गई लेकिन टेरर विक्टिम फैमिली के बाकी सदस्य परेशानी में हो तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है, मुद्रा योजना, उसमें 10 लाख तक का ऋण तो बिना किसी कोलेटरल के मिलता है। अब तो उसकी सीमा 20 लाख हो गई, बढ़ा दी गई है। तो उनको आर्थिक सहायता दिलाना, उनकी हैंड होल्डिंग करके उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाना। तो इसके लिए तमाम कागजी कार्रवाई से तो नहीं गुजरना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। 1-2 मिनट में और लूंगा। और चौथा, जिनकी FIR नहीं हुई उनकी FIR कराना। 5वां, अगर टेररिस्ट ने उनकी संपत्ति या जमीन कब्जे कर लिए थे तो उन्हें खाली कराना। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया। बड़ी संख्या में लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं जिलों पर। अब आज मैं जब बोल रहा था तो आपने सुना होगा जी कि कश्मीर डिवीजन में भी और जम्मू डिवीजन में भी पुलिस के पास ढेर सारी कंप्लेन आई है, कई प्रकार की कंप्लेन है। ठीक है। किसी को नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसको डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ था जो इकोसिस्टम यहाँ के लोगों की नहीं, पाकिस्तान की बात ज़्यादा करता था, आतंकवाद के समर्थकों की बात ज़्यादा करता था। मैं वही कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, इस पूरे इकोसिस्टम पर ज़बरदस्त प्रहार हुआ है और इसके कारण ये फैसला लेने में हमें सुविधा हुई है। आज 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये प्रक्रिया भी आगे भी चलेगी और ऐसे केसेस जो बंद कर दिए गए थे, इसमें नरसंहार हुए थे, उन्हें भी रीओपन करके उनकी जांच कराना और दोषियों को दंड दिलाना,
ये काम भी हम करेंगे। अच्छा, दोबारा से फिर रीओपन कर रहे हैं आप जी। तमाम पुराने केसेस को। ये बिल्कुल सही बात है। पहलगाम हमले के बाद मैं खुद पहलगाम में थी और मैंने देखा था खासतौर से जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो पहलगाम के रहने वाले आम कश्मीरी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उनकी ओर से पाकिस्तान की जमकर मुखालफत की गई थी और अपने जितने भी पर्यटक हैं उनको कैसे वो बेहतर सुविधाएं दे, सुरक्षा दे, इसकी बात करते हुए वो लोग नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो ड्रोन का इस्तेमाल है या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी फेक न्यूज फैलाना है, क्या ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों के सामने है? नहीं, स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी का जमाना है। मुझे लगता है कि भारत ने भी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये प्रमाणित भी हो गया है कि जो हमने चाहा, जो लक्ष्य तय किया हमारी सेना ने, उसे प्राप्त कर लिया। हमारे पड़ोसी को बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं था। उस दावे चाहे जितने करे, वो प्रमाण कोई नहीं दे सका। और हमारी सेनाओं ने जो दावा किया जी, वो हमारी सेनाओं ने नहीं, पूरी दुनिया ने उस प्रमाण को देखा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि अब कहने की जरूरत नहीं। और हमारे जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं ये है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट भारत जिस तरह से डेवलप कर रहा है, रक्षा उपकरण जिस तरह से भारत बना रहा है, वो अब आने वाले दिनों में वो बहुत शुभ संकेत है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव की आपने बात कही, लेकिन उसी के साथ साथ पहलगाम ने एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने पेश कर दिया है। अब दूसरा सवाल यह है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाल ही में आपने जो मीटिंग की थी उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, उसको लेकर विपक्षी दलों ने बहुत सवाल खड़े किए कि अब तो चुनाव हो गए, सीएम चुन लिए गए, उसके बावजूद उनको रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। लोग क्या कहते हैं इस पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश की संसद ने बनाया है। संसद ने उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबके अधिकार पहले से डिफाइन किए हुए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से, आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूँ, कोई अनाधिकार चेष्टा मैं कभी नहीं करता। जो अधिकार मुझे नहीं मिला है कानूनन, उसमें मैं कभी कदम नहीं रखता हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि अगर उपराज्यपाल किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते रहे, जो आपका पुराना इतिहास रहा है, उपराज्यपाल बनने के बाद तो पार्टी नहीं होती है और वो खुद दूसरी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, तो फिर आप लोगों के बीच क्या तालमेल बेहतर है कि जम्मू कश्मीर को और सही तरीके से, तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके पूरी सुरक्षा के साथ? मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच कोई संवादहीनता नहीं है। अधिकांश विषयों पर हमारी चर्चा हो जाती है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है। मैं समझता हूँ, और जब भी कोई ऐसी जरूरत होगी, बातचीत करके समस्या का समाधान करने में हम दोनों लोग एक साथ काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर उनका पार्टिसिपेशन कम होता है और उधर से कहा जाता है कि आप उनको इनवाइट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा डोमेन है जिसमें उनको रहना चाहिए और मैं न बुलाऊं। ऐसा एक भी उदाहरण कोई नहीं बता सकता है। पहलगाम के बाद क्या पर्यटन में कमी आई है? ये सच है कि पहलगाम के बाद टूरिस्टों का आना बिल्कुल बंद हो गया था। अब बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और बड़े उत्साह से, आज मैं उम्मीद करता हूँ 1,98,000 हो गया था अभी कुछ देर पहले। मैं समझता हूँ आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसके लिए प्रयत्न कर रही है। मैंने भी निजी तौर पर इसके लिए प्रयत्न किए हैं, कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़े, और भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया है। देश के काफ़ी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज आई हैं, जगह जगह जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से वो विश्वास बहाली, और ये जो बाबा के दर्शन करके लोग जाएंगे बाबा बर्फानी के, हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बिल्कुल। अगर 4 लाख लोग जाते हैं यहाँ से, तो वो 40 लाख लोगों को बताएंगे कि नहीं, जम्मू कश्मीर जाइए। आज की स्थिति है कि पहलगांव के सारे होटल फुल हैं, सोनमर्ग में भी होटलों में बड़ी संख्या में यात्री रुके हुए हैं, और श्रीनगर शहर में भी 30 से 40% की बुकिंग हो रही है। तो अब स्थिति बदल रही है, पहले के मुकाबले आपको लग रहा है कि है। काफी ज्यादा बदल गई है, अभी बदल रही है।